एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी की कलाएं। हमारी बुक चल रही है 11th क्लास ललित कला की बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर है सिंधु नदी की घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व 3री शताब्दी के उत्तर में हुआ था। इस सभ्यता के सभी स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें प्रतिमाएं, मुहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल हैं। उस समय के कलाकारों में निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति विद्यमान थी। उनके द्वारा बनाई गई मनुष्यों तथा पशुओं की मूर्तियां अत्यंत स्वाभाविक किस्म की हैं, क्योंकि उनमें अंगों की बनावट असली अंगों जैसी है। मृण मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझबूझ और सावधानी के साथ किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो नगर थे। जिनमें हड़प्पा उत्तर और मोहनजोदड़ो दक्षिण सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। ये दोनों नगर सुंदर नगर नियोजन की कला के प्राचीनतम उदाहरण थे। इन नगरों में रहने के मकान, बाजार, भंडारघर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानघर आदि सभी अत्यंत व्यवस्थित रूप से यथास्थान बनाए गए थे। इन नगरों में जल निकासी की व्यवस्था भी काफ़ी विकसित थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में स्थित है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों से भी हमें कला वस्तुओं के नमूने मिले हैं, जिनके नाम हैं लोथल और धोलावीरा गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, रोपड़ पंजाब तथा कालीमगांव राजस्थान। पत्थर की मूर्तियाँ। हड़प्पाई स्थलों पर पाई गई मूर्तियाँ भले ही वे पत्थर, कांसे या मिट्टी की बनी हो, संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है, पर कला की दृष्टि से उच्च कोटि की है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियाँ त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। त्रिआयामी वस्तुएं यानी 3D। पत्थर की मूर्तियों में दो पुरुष प्रतिमाएं बहुचर्चित हैं, जिनमें से एक पुरुष धड़ है, लाल चूना पत्थर का बना है, और दूसरी दाढ़ी वाले पुरुष की आवाक्ष मूर्ति जो सैलखड़ी की बनी है। दाढ़ी वाले पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। इसका आवक्ष मूर्ति को शॉल ओढ़े हुए दिखाया गया है। शॉल बाएं कंधे के ऊपर से और दाहिनी भुजा के नीचे से डाली गई है। शॉल त्रिफुलिया नमूनों से सजी है। आंखें कुछ लंबी और आधी बंद दिखाई गई है, मानो वह पुरुष ध्यानावस्थी हो। नाक सुंदर बनी हुई है और होठ कुछ आगे निकले हुए हैं, जिनके बीच की रेखा गहरी है। दाढ़ी, मूछ और गलमुच्छे चेहरे पर उभरी हुई दिखाई गई है। कान सीप जैसे दिखाई देते हैं और उनके बीच में छेद हैं। बालों को बीच की मांग के द्वारा दो हिस्सों में बांटा गया है और सिर के चारों ओर एक सादा बना हुआ फीता बंधा हुआ है दिखाया गया है। दाहिनी भुजा पर एक बाजूबंद है और गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने हैं, जिससे लगता है कि वह हार पहने हुए हैं। हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे। इस काम में प्रवीण थे। इनकी कांस्य मूर्तियां कांसे को ढालकर बनाई जाती थी। इस तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा या मूर्ति बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीपकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसे मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। इसके बाद चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद
के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था। कांस्य में मनुष्य और जानवरों दोनों की ही मूर्तियां बनाई गई हैं। मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना है एक लड़की की मूर्ति, जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है। कांसे की बनी हुई जानवरों की मूर्तियों में भैंस और बकरी की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भैंस का सिर और कमर ऊंची उठी हुई है तथा सींग फैले हुए हैं। सिंधु सभ्यता के सभी केंद्रों में कांसे की ढलाई का काम बहुतायत में होता था। लोथल में पाया गया तांबे का कुत्ता और पक्षी का कालीबंगा में पाई गई सांड की कांस्य मूर्ति को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई तांबे और कांसे की मानव मूर्तियों से किसी प्रकार भी कमतर नहीं कहा जा सकता। मृण मूर्तियाँ टेराकोटा। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियाँ भी बनाते थे, लेकिन वे पत्थर और कांसे की मूर्तियों जितनी बढ़िया नहीं होती थी। सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृ देवी की प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय हैं। कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी मूर्तियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृ देवी मूर्तियों से बहुत ही अलग तरह की हैं। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूछ वाले ऐसे पुरुष की भी छोटी छोटी मूर्तियां पाई गई हैं, जिनके बाल गुथे हुए कुंडलित हैं, जो एकदम सीधे खड़े हुए हैं और टांगें थोड़ी चौड़ी हैं और भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकी हुई हैं। ठीक ऐसी मुद्रा में मूर्तियां बार बार पाई गई हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये किसी देवता की मूर्तियां हैं। एक सींग वाले देवता का मिट्टी का बना मुखौटा भी मिला है। इनके अलावा मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियाँ, छकड़े, सीटियाँ, पशु पक्षियों की आकृतियाँ, खेलने के पासे, गिट्टियाँ, चक्री का डिस्क भी मिली हैं। मुद्राएं, मुहरे। पुरातत्वविदों को हजारों की संख्या में मुहरे मुद्राएं मिली हैं, जो आमतौर पर सेल खड़ी और कभी कभी गोमेद, चकमक, पत्थर, तांबा, कांस्य और मिट्टी से बनाई गई थी। उन पर एक सींग वाले सांड, गेंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंस आदि पशुओं की सुंदर आकृतियां बनी हुई हैं। इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभावों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य मुख्यतः वाणिज्यिक था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर भी कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थी, जिनसे उन व्यक्तियों की पहचान की जा सकती थी, जैसे कि आजकल लोग पहचान पत्र धारण करते हैं। हड़प्पा की मानक मुद्रा 2 बाय 2 इंच की वर्गाकार पट्टियाँ होती थी, जो आमतौर पर सैलखड़ी से बनाई जाती थी। प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि खुदी हुई होती थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कुछ मुद्राएं हाथी दांत की भी पाई गई हैं। मुद्राओं के डिज़ाइन अनेक प्रकार के होते थे, पर अधिकांश में कोई जानवर जैसे कि कुबड़दार या बिना कुबड़ वाला सांड, हाथी, बाघ, बकरे और दैत्याकार जानवर बने होते थे। उनमें कहीं कहीं पेड़ों और मानवों की आकृतियाँ भी बनी पाई गई हैं। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय एक ऐसी मुद्रा है जिसके केंद्र में एक मानव आकृति और उसके चारों और कई जानवर बने हैं। इस मुद्रा को कुछ विद्वानों द्वारा पशुपति मुद्रा कहा जाता है। आकार 1/2 से 2 इंच तक के वर्ग या आयत के रूप में, जबकि कुछ अन्य इसे किसी देवी की आकृति मानते हैं। इस मुद्रा में एक मानव आकृति पालथी मारकर बैठी हुई दिखाई गई है। इस मानव आकृति के दाहिनी ओर एक हाथी और एक बाघ है, जबकि बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा दिखाए गए हैं। इन पशुओं के अलावा स्टूल के नीचे 2 बारहसिंगे। इस तरह की मुद्राएं 2500 से 1900 ईस्वी पूर्व की हैं। ये सिंधु घाटी के प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो जैसे अनेक पुरास्थलों पर बड़ी संख्या में पाई गई हैं। इनकी स्तंभों पर मानव और पशुओं की आकृतियाँ
उत्कीर्ण है। इन मुद्राओं के अलावा तांबे की वर्गाकार आयताकार पट्टियाँ टैबलेट पाई गई हैं, जिनमें एक ओर मानव आकृति, दूसरी ओर कोई अभिलेख अथवा दोनों ओर ही कोई अभिलेख है। इन पट्टियों पर आकृतियाँ और अभिलेख किसी नोकदार औजार से सावधानीपूर्वक काटकर अंकित किए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये ताम्र पट्टियाँ बाजूबंद की तरह भुजा पर बांधी जाती थी। मुद्राओं पर अंकित अभिलेख हर मामले में अलग अलग किस्म के होते थे, मगर इन ताम्र पट्टियों पर अंकित अभिलेख उन पशुओं से ही संबंध थे जो उन पर चित्रित किए गए थे। मृत भांड। इन पुरास्थलों से बड़ी संख्या में प्राप्त मृत भांडों, मिट्टी के बर्तनों की शक्ल सूरत तथा उन्हें बनाने की शैलियों से हमें तत्कालीन डिज़ाइनों के विभिन्न रूपों तथा विषयों के विकास का पता चलता है। घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार की चाक पर बनाए गए बर्तन हैं, हाथ से बनाए गए बर्तन नहीं। इनमें रंग किए हुए बर्तन कम और सादे बर्तन अधिक हैं। ये सादे बर्तन आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी के बने हैं। इनमें से कुछ पर सुंदर लाल या स्लेटी लेप लगी है। कुछ घुंडीदार पात्र हैं जो घुंडियों की पंक्तियों से सजे हैं। काले रंगीन बर्तन पर लाल लेप की एक सुंदर परत है, जिस पर चमकीले काले रंग से ज्यामिति आकृतियाँ और पशुओं के डिज़ाइन बने हैं। बहुरंगी मृत भांड बहुत कम पाए गए हैं। इनमें मुख्यतः छोटे छोटे कलश शामिल हैं, जिन पर लाल, काले, हरे और कभी कभार सफ़ेद तथा पीले रंगों में ज्यामितीय आकृतियाँ बनी हुई हैं। उत्कीर्ण बर्तन भी बहुत कम पाए गए हैं, और जो पाए गए हैं उनमें उत्कीर्ण की सजावट पैदे पर और बलि स्तंभ की तस्तरियों तक ही सीमित है। छिद्रित पात्रों में एक बड़ा छिद्र बर्तन के तल पर और छोटे छेद उनकी दीवार पर सर्वत्र पाए गए हैं। ऐसे बर्तन शायद पेय पदार्थों को छानने के काम में लाए जाते थे। घरेलू कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन अनेक रूपों तथा आकारों में पाए गए हैं। सीधी और कोणीय रूपों वाले बर्तन अपवाद के तौर पर भले ही मिले हों, पर लगभग सभी बर्तनों में सुंदर मोड़ पाए गए हैं। छोटे छोटे पात्र जो अधिकतर आधे इंच से भी कम ऊंचाई वाले हैं, खास तौर पर इतने अधिक सुंदर बने हुए हैं कि कोई भी दर्शक उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहता। हड़प्पा के पुरुष और स्त्रियां अपने आप को तरह तरह के आभूषणों से सजाते थे। ये गहने बहुमूल्य धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डी और पकी हुई मिट्टी तक के बने होते थे। गले के हार, फीते, बाजूबंद और अंगूठियाँ आमतौर पर पुरुषों और स्त्रियों दोनों के द्वारा समान रूप से पहनी जाती थी, पर करधनियाँ, बूंदें और पैरों के कड़े तथा पैजनियाँ स्त्रियाँ ही पहना करती थीं। मोहनजोदड़ो और लोथल से ढेरों गहने मिले हैं, जिनमें सोने और मूल्यवान नगों के हार, तांबे के कड़े और मनके, सोने के कुंडल, बूंदे, झुमके और शीर्ष आभूषण, लटकने वाले बटने और सेलखड़ी के मनके तथा बहुमूल्य रत्न शामिल हैं। सभी आभूषणों को सुंदर ढंग से बनाया गया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि हरियाणा के फरमाना पुरास्थल पर एक कब्रिस्तान पाया गया है, जहां शवों को गहनों के साथ दफनाया गया। चनहुदड़ो और लोथल में पाई गई कार्यशालाओं से पता चलता है कि मनके बनाने का उद्योग काफ़ी अधिक विकसित था। मनके कार्निलियन, जमुनिया, सूर्यकांत, स्फटिक, कांचमणि, सेलखड़ी, फिरोजा, लार्जवर्थ मणि आदि के बने होते थे। इसके अलावा तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुएं और शंख, सीपियाँ और पक्की मिट्टी भी मनके बनाने के काम में आती थी। मनके तरह तरह के रूप और आकार के होते थे। कोई तस्तरीनुमा, बेलनाकार, गोला या ढोकाकार होता था, तो कोई कई खंडों में विभाजित। कुछ मनके तो 2 या अधिक पत्थरों के जोड़ से बने होते थे। कुछ पत्थर
पर सोने का आवरण चढ़ा होता था। कुछ को काटकर या रंगकर सुंदर बनाया जाता था, तो कुछ में तरह तरह के नमूने खुदे होते थे। मनकों के निर्माण में अत्यधिक तकनीकी कुशलता का प्रयोग दर्शाया गया है। हड़प्पा के लोग पशुओं, विशेष रूप से बंदरों और गिलहरियों के नमूने बनाते थे, जो एकदम असली जैसे दिखाई देते थे। इनका प्रयोग पिन की नोक मनकों के रूप में किया जाता था। सिंधु घाटी में घरों में बड़ी संख्या में तकुए तथा तकुआ चक्रियाँ भी मिली हैं, जिससे पता चलता है कि उन दिनों कपास और उनकी कताई बहुत प्रचलित थी। गरीब और अमीर दोनों तरह के लोगों में कताई का आम रिवाज था। यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि तकुए की चक्रियाँ मिट्टी तथा सीपियों से बनी हुई पाई गई हैं। पुरुष और स्त्रियां धोती और शॉल जैसे दो अलग अलग कपड़े पहनते थे। शॉल दाएं कंधे के नीचे से ले जाकर बाएं कंधे के ऊपर ओढ़ी जाती थी। पुरातत्वीय खोजों में मिली चीज़ों से यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग साज श्रृंगार और फैशन के प्रति काफ़ी जागरूक थे। उनमें केश सज्जा के विभिन्न शैलियाँ प्रचलित थी। पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे। स्त्रियाँ सुंदर दिखने के लिए सिंदूर, काजल, लाली का प्रयोग करती थी, चेहरे पर लेप लगाती थी। पत्थरों के ढांचों के अनेक अवशेष मिले हैं, जिनसे यह प्रकट होता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने घर के निर्माण में पत्थर का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के कलाकार एवं शिल्पकार अनेकों शिल्पों में अत्यधिक पारंगत थे, जिनमें धातु का ढलाव, पत्थरों पर नक्काशी, मिट्टी के बर्तन बनाना और उन्हें रंगना एवं जानवरों, पौधों और पक्षियों के साधारण रूप को लेकर टेराकोटा का निर्माण मुख्य है। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम फिर कभी करेंगे। अभी के लिए राधे राधे। अगले चैप्टर में मिलते हैं।